तो ये तीनों कैंसर्स होते हैं, वो होते कैसे हैं और जब ये होते हैं तो क्या उनके सिम्टम्स सेम होते हैं या डिफर होते हैं? Gynecological cancers फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कनेक्टेड है। What is the difference between the first stage to the last stage? किसी भी कैंसर के लिए अगर हम स्टेज की बात करें तो ऑल कैंसर्स हैव। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सतिंदर कौर, who is the senior director and head gynecology, oncology and robotic surgery. अगर अब किसी को अगर कैंसर भी है तो उनको निराश नहीं होना चाहिए. Exactly. What is the biggest mistake nowadays working women make regarding their reproductive health? What is one health checkup every woman keeps postponing but absolutely shouldn't? And what is the one myth that has actually put lives at risk? WHO has said this कि इंडिया में हर साल 1.27 लाख से ज्यादा विमेन सर्वाइकल कैंसर से डायग्नोस होती हैं और लगभग 80,000 महिलाएं अपनी जान गंवा देती हैं। और सबसे शॉकिंग बात, ये उन कैंसर्स में से है जिसे लार्जली प्रिवेंट और अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है। फिर भी हजारों विमेन तब हॉस्पिटल पहुंचती हैं जब डिजीज एडवांस स्टेज में होती है। तो आज हम समझेंगे कि सर्वाइकल, ओवेरियन और यूट्रिन कैंसर्स आखिर होते क्या हैं, उनके वार्निंग साइंस क्या है, HPV वैक्सीन्स कितनी जरूरी है और रोबोटिक सर्जरी और मॉडर्न ट्रीटमेंट्स ने कैंसर केयर को कितना एडवांस बना दिया है। अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव और एक्सपर्ट लेड हेल्थ केयर कॉन्वर्सेशंस पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना कर सके। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सतिंदर कौर, हु इज द सीनियर डायरेक्टर एंड हेड gynecology, oncology and robotic surgery. Thank you so much, ma'am, for coming to Medgate today and especially for the Healthy Talk Show, which is one of the initiative by Medgate today, जिसका विजन यही है कि from the expert हम रूट लेवल वाली बातों को मासेस तक पहुंचा सके और अवेयरनेस बढ़ा सके। Great initiative. Thank you so much, ma'am. Thank you for having me here. Ma'am, you are a gynecologist who deals with the oncology department especially. अगर हम oncology की बात करें तो cancer is just like I don't want to say this, but it has become just like a family member of every household, which I'm feeling so sad to say this. तो मैम अगर हम लोग gynecology, oncology की बात करें तो इसमें हमने 3 कैंसर्स के बारे में काफी सुना है। One is the uterine, another one is the cervix and the third one is the ovarian. तो ये तीनों जो कैंसर्स होते हैं वो होते कैसे हैं, क्या है इनमें डिफरेंस, और जब ये होते हैं तो क्या तीनों हमारे जो कैंसर्स होते हैं उनके सिम्टम्स सेम होते हैं या डिफर होते हैं? So basically जब हम गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स की बात कर रहे हैं तो गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स एक तो हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कनेक्टेड है। अंडरस्टूड। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज द मेन कंपोनेंट इज द यूट्रस। तो यूट्रस इज ये वो ऑर्गन है जिसके अंदर नॉर्मली जब प्रेगनेंसी होती है तो बच्चा ठहरता है। When you have your periods तो ब्लीडिंग जो होती है वो यूट्रस के थ्रू होती है, जिसको कि हम कॉमन टर्म में बच्चेदानी बोलते हैं। सर्विक्स इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस। नॉर्मली जब सर्वाइकल कैंसर की एक्चुअली बात आती है तो लोग हमेशा सर्वाइकल को नेक से रिलेट करते हैं, तो सबको ये लगता है कि गर्दन के बारे में हम बात कर रहे हैं, बट सर्वाइकल कैंसर द वर्ड इज सिमिलर, वो यूट्रस का नेक है, यूट्रस का माउथ है। तो सर्विकल कैंसर जो हम गायनी वाले की बात कर रहे हैं, तो सर्विकल कैंसर इज एक्चुअली द माउथ ऑफ द यूट्रस, जिसको कि हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। सो एवरी फीमेल विल हैव वन यूट्रस और उसका माउथ सर्विक्स, साथ में 2 ट्यूब्स और 2 ओवरीज होती हैं। तो जो ओवरीज हैं या फेलोपियन ट्यूब हैं उनके कैंसर सिमिलर रहते हैं। सो कैंसर कैन अकर इन ओवेरियन आल्सो, सो दैट इज कॉल्ड द ओवेरियन कैंसर, यूट्राइन कैंसर एंड द सर्वाइकल कैंसर। सो कंपोनेंट 3 कंपोनेंट्स हैं एंड फीमेल कैन हैव कैंसर इन ऑल ऑफ दिस। ओके। और इन तीनों में हम अगर बात करें तो सबसे कॉमन जो है वो सर्विकल कैंसर है। सबसे कॉमन इंडिया में या ग्लोबली? So globally also it is next to breast cancer, and India में again it is next to breast cancer. It is the second most common cancer in females worldwide as well as in India. Okay. And irony is that this is the most easily preventable cancer, and this is the only cancer जिसके against हमारे पास vaccine भी है। Still the cancer is very prevalent, and
usually the reason right now, what I would say, is reluctance, social reasons, and lack of awareness. Lack of awareness. So, ma'am, the three cancers which you mentioned, so what are the symptoms Yes. the women can have while you can say curating or obtaining such kind of cancer inside their body? Yes. So the symptoms basically, जितने भी कैंसर के symptoms होते हैं, कैंसर होता क्या है? It is just an abnormal growth of cells. जो नॉर्मली हमारी बॉडी में सेल बनते हैं और जो पुराने हो जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं. कैंसर के अंदर नए सेल बनते जा रहे हैं, एक अनलिमिटेड ग्रोथ होती जा रही है, लेकिन पुराने खत्म नहीं हो रहे हैं. So it grows in the body. It grows and it leads to abnormal symptoms. All three cancers will have different symptoms. जब हम यूट्रस या सर्विक्स की बात करते हैं, मेजर कॉमन सिम्टम्स जो इनमें रहते हैं वो ब्लीडिंग. एबनॉर्मल ब्लीडिंग इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स. नॉर्मली पीरियड्स में फीमेल्स को ब्लीडिंग होती है, लेकिन अगर ब्लीडिंग इन बिटवीन पीरियड्स हो रही है, या ब्लीडिंग आफ्टर हैविंग रिलेशनशिप्स हो रही है, या इट कंटिन्यूज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मीनोपॉज होने के बाद ब्लीडिंग हो रही है, so this can indicate towards uterine or a cervical cancer. Then abnormal discharge per vagina. Understood. जो normally हर फीमेल को एक डिस्चार्ज थोड़ा सा पीरियड्स के इमीडिएटली बाद होता है, और मिड साइकिल में डिस्चार्ज होता है, विच इज मोर लाइक अ ओव्यूलेटरी डिस्चार्ज. ओव्यूलेशन हो रही है इसलिए वो डिस्चार्ज हो रहा है. लेकिन हमेशा अगर डिस्चार्ज होता जा रहा है या डिस्चार्ज में से फाउल स्मेल आ रही है, सो दैट इज एन इंडिकेशन दैट देयर इज सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन एंड इट कैन बी cancerous also. So any abnormal discharge, any abnormal bleeding जो है, irregular bleeding हो रही है, which is something जो भी आपकी बॉडी के लिए नॉर्मल नहीं है, वो सर्विकल या यूट्राइन कैंसर के इंडिकेटर. Understood. लेकिन अगर हम ओवेरियन कैंसर की बात करें, so ovarian cancer, what we say in our terms, it generally whispers. That's Yes. why it is called as a silent killer. It is called a silent killer. सर्विक्स और यूट्राइन और एंडोमेट्रियल कैंसर जो है यूजुअली अर्ली स्टेज में आते हैं, पिकअप हो जाते हैं अगर हम उनको टाइमली अपने सिम्टम्स के साथ डॉक्टर के पास रिपोर्ट कर सकें. लेकिन ओवेरियन कैंसर स्लाइटली डिफरेंट है. ओवेरियन कैंसर के ऑलमोस्ट 80% केसेस थर्ड या फोर्थ स्टेज में डिटेक्ट हो पाते हैं. तो बेसिकली अगर हम इन तीनों कैंसर्स की बात करें, सबसे जो डिफिकल्ट है डिटेक्ट करने में वो ओवेरियन कैंसर है. सबसे Okay. डेडली आई वुड से इज ओवेरियन कैंसर, बिकॉज यूजुअली इट इज डायग्नोस्ड इन स्टेज 3 and 4. ओके. इसका रीजन ये है कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि एसिडिटी, ब्लोटिंग, पेट थोड़ा थोड़ा फूलना, भूख ना लगना, जस्ट अ फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट यू हैव कि पेट थोड़ा फूल रहा है, विच नॉर्मली फीमेल्स जो हैं एक तो एसिडिटी के सोच के अपने आप ही half of the times first they'll go for home remedies. Yes. होम रेमेडीज होने के बाद they'll reach their general physician, जो भी एसिडिटी के हिसाब से उनको एसिडिटी की दवाई दे देंगे, and then it takes time for them to reach the right doctor, and by the time वो 2-3 months जब तक हो जाते हैं, उसी में वो स्टेज 3 स्टेज 4 पहुंच जाता है. लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगनी, वेट लॉस, ये सब जो होता है हम लोग गैस्ट्राइटिस से यूजुअली रिलेट कर देते हैं. या फीमेल्स को वैसे भी लगता है कि थोड़ा पेट फूल रहा है तो वेट गेन हो गया होगा. पेट यूजुअली इट इज सेड कि मेनोपॉजल हो रहे हैं तो पेट नीचे से लोअर बेली फैट आएगा, सो दे इग्नोर दिस सिम्टम्स. सो मेनली इट इज गैस्ट्राइटिस एंड भूख ना लगना, थोड़ा नॉजिएटिंग फीलिंग होना, जो यूजुअली लोग गैस करके अपने आप से ट्रीट करते रहते हैं, इसलिए लेट पहुंचते हैं. दैट इज व्हाई मेजॉरिटी आर डायग्नोस्ड लेट. सो मैम, जो ओवेरियन कैंसर के पेशेंट्स होते हैं वो मोस्टली थर्ड या फोर्थ स्टेज पे पहुंचते हैं. 70 to 80%. 70 to 80%. बट इफ वी टॉक अबाउट सर्वाइकल या यूट्रिन भी, आपने बोला था इन द स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशन, बट ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस, most of the women just ignore these signs and just reach the right person at very late time, that is the third stage or the fourth stage. If we talk about the stages, ma'am, what is the difference between the first stage till it goes to the last stage? So basically किसी भी कैंसर के लिए अगर हम स्टेज की बात करें, so all cancers have 4 stages, stage 1, 2 and 3, 4. 1 is when the disease, जब डिजीज अपने जिस ऑर्गन से स्टार्ट हुआ है वहीं पे लिमिटेड है. जैसे यूट्राइन है तो वो यूट्रस तरह के रहेगा, ओवेरियन है तो वो ओवरी पे ही है, सर्विक्स है तो वहीं पे ही है. तो ऐसे किसी भी बॉडी ऑर्गन में जब वो अपने ही जगह पे लिमिटेड रहता है, दैट इज स्टेज 1. स्टेज 2 होता है कि जब वो अपने ऑर्गन से साथ वाले एडजेसेंट ऑर्गन पे फैलना शुरू होता है.
स्टेज 3 वो थोड़ा और फैल गया, और स्टेज 4 इज व्हेन इट हैज स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी. Understood. Okay. Okay, so majority of these cancers, especially uterine and cervix, both are one which can be diagnosed early. And if they are diagnosed early, तो उनकी treatment बहुत easy है. And for that matter, अगर हम cervix की बात करें, cervical cancer एक ऐसा cancer है जो एक viral infection से होता है. Viral infection से. And what is that? That viral infection is commonly known as human papilloma virus, HPV. Okay. HPV. So HPV virus जो है वो हर फीमेल और हर मेल who has ever been sexually active, ने कभी भी जिंदगी में रिलेशंस बनाए हैं, is going to get that HPV in their life. Okay. So even if you are in a single partner relationship, HPV हर किसी को होना है. That's why there is a myth, and most of the women still search it on the Google that if I only have one partner, is there a chance that I can get this kind of cancer? Yes. Okay. So 50% of the females, even in single partner relationship, will have HPV within 3 years of onset of sexual activity. और 80% को after 5 years या कुछ हो जाएगा, but anybody, हर किसी को, anybody and everybody is going to get this HPV infection. लेकिन ये HPV infection, it is like cough and cold, सबको होना है, और मेजॉरिटी केसेस में सब में ये अपने आप ठीक हो जाती है, लाइक कफ एंड कोल्ड. जैसे सबको ठीक होता है, इनमें भी HPV भी सबका ठीक हो जाता है. इसका कोई सिम्टम्स होते हैं? नहीं, इन्फेक्शन के कोई सिम्टम नहीं होते हैं. So until and unless you have a low immunity because of some reasons, like you have poor hygiene, multiple partners हैं, repeated कोई और infection हो रही है, या आपकी immunity किसी और वजह से कम है, जैसे कि chronic kidney disease है, liver disease है, HIV है, hepatitis B है, मतलब there are other reasons जिसकी वजह से आपकी immunity कम है और आपकी body में उस वायरस के अगेंस्ट फाइट करने की शक्ति नहीं है, तो ये वायरस बॉडी में परसिस्ट कर जाता है. लेकिन वायरस परसिस्ट करके भी ये उसको पहले प्री कैंसर स्टेज में बनता है, फिर कैंसर बनता है. सो ओवरऑल HPV इन्फेक्शन से प्री कैंसर से कैंसर बनने में आपके पास 10 से 15 साल का टाइम होता है. Okay. So during this 10 to 15 years, if you ever reach the doctor और आपका simple screening हो जाती है, टेस्ट हो जाते हैं, like a pap smear test, then this can be picked up very early, even in a pre-cancer stage, और कैंसर बनने से बहुत पहले. तो फर्स्ट स्टेज की तो बहुत दूर की बात है, हम प्री कैंसर में भी उसको बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं. और अगर प्री कैंसर में डिटेक्ट होता है तो ना आपको यूट्रस रिमूवल की, ना कीमो की, ना रेडिएशन की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है. बट द प्रॉब्लम इज़ कि अभी भी फीमेल्स मतलब 15-20 साल भी कोई डॉक्टर के पास नहीं पहुंचता है. दे आर रीचिंग इन 3rd and 4th स्टेज. अभी भी हमें स्टेज 1 सर्वाइकल कैंसर भी बहुत कम मिल रहे हैं, प्री कैंसर की तो आप बात ही मत करो. अंडरस्टूड. मैं 2 चीज़ें इस क्वेश्चन के बाद लेके आऊंगी फ्रॉम योर कॉन्वर्सेशन ओनली. देयर इज वन थिंग मैम, मोस्ट ऑफ द women always see that after having the intercourse they start bleeding, so this is also one of the symptoms which can lead to the cancer. This is the first symptom. That means there is some infection on your cervix. Okay. Otherwise you should not bleed after having intercourse. अगर intercourse के बाद bleeding हो रही है, ये cervical cancer का first symptom होता है. तो अगर कुछ ऐसी bleeding है तो आपको, I will not say कि anybody who is having a relation and having bleeding after intercourse has cancer. Usually वो infection ही रहती है, लेकिन ये कैंसर का भी फर्स्ट सिम्टम होता है. तो दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग. तो अगर आपको रिलेशंस के बाद ब्लीडिंग हो रही है तो आपको डॉक्टर को जाके चेक करवाना बहुत जरूरी है. एंड मैम पेल्विक एरिया में भी अगर हमें दर्द होना स्टार्ट हो जाए तो? पेल्विक पेन यूजुअली थोड़ा लेट आता है. प्रॉब्लम सबको सी वाई पीपल डोंट रीच डॉक्टर, इसलिए कि उनको लगता है कि पेन नहीं हो रहा. अच्छा. या इतनी माइल्ड सा पेन है कि कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई इफेक्ट हो रहा है. एंड women will always keep them at the least priority. Yes, always. और होम रेमेडीज हमारे में बहुत कॉमन है कि हमें लगेगा, और देन दे विल टॉक टू देयर मदर और सिस्टर और फ्रेंड हु विल टेल यू कि ये तो कॉमन है, ये तो होता रहता है. स्पेशली पेरीमेनोपॉजल होंगी तो पीरियड्स बंद होने वाले हैं, इसलिए ये हो रहा है. तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आसपास से सजेशंस मिल जाती हैं, जिसकी वजह से हम अपने खुद के मेजर्स यूज करते रहते हैं. वी डोंट रीच द डॉक्टर ऑन टाइम. Yes. एंड बट इफ यू सी मोस्ट ऑफ द कैंसर्स आर इनिशियली पेनलेस. Initially painless. Yes. Okay. Even अगर आप ब्रेस्ट लम्प की भी बात करें तो हम ये कहते हैं कि अगर वो पेनलेस है तो कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, अगर पेनफुल है तो ब्रेस्ट लम्प कैंसर होने के चांसेस कम है. सिमिलरली इसमें भी जो पेन है वो थोड़ा लेट आता है.
पेन यूजुअली तब आता है जब वो आसपास का एरिया इन्वॉल्व कर लेता है, आसपास की नर्व्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, देन यू स्टार्ट हैविंग पेन. So it is usually a later symptom, I would say. And ma'am, if someone is having HIV or STD, what are the chances of getting such kind of cancer thing? So if you have HIV or STD, then your immunity is low. Yeah. So as I said कि अगर HPV infection तभी persist करता है और cancer में convert करता है usually if your immunity is low. So your chances are much higher if you have associated infections, if you have associated HIV or if you have associated STD, then HPV will persist in your body. और अगर वो persist करेगा तो वो बाद में जाके pre-cancer से cancer बन सकता है. And ma'am, is there any kind of surgery which is involved to cure such kind of cancers? So yes, definitely. अगर early stage cancers हैं तो surgery is usually the first step. Be it cervix, be it uterine, or be it ovarian cancer. Surgery is usually the first step in cervical cancer, endometrial and ovary. But cervix अगर advanced stage में चला जाता है, stage 2, stage 3, stage 4, तो उन cases में surgery is not an option. Okay. But uterine और ovarian में even in advanced stages surgery करनी पड़ती है. We somehow balance between कितना extent of surgery रहेगा, पहले chemo होनी है, पहले surgery होनी है, depending upon the stage of the patient, type of tumor. There are many things which needs to be individualized based on the patient, and a personalized treatment has to be given. But surgery at some point of time in uterus or ovarian cancer होती ही होती है. And ma'am, what are the chances of relapse? So it varies again from cancer to cancer. अच्छा. As I said कि ovarian cancer usually जो है वो advanced stage में आता है. If diagnosed early in stage 1 or stage 2, which happens in hardly 10 to 20% of the cases, लेकिन अगर diagnosed early हो जाता है तो chances of disease coming back are very low. 90% of the cases stage 1 will not relapse, but 10% chances of relapse will be there. Okay. लेकिन वही अगर stage 3, stage 4 है तो then the chances of relapse are almost 70 to 80%. And the sooner you relapse, उतना ही आपका survival poor हो जाता है. Cervix और endometrium में things are different. Cervical cancer is usually treatable. आप stage 3 तक भी होता है तो भी बहुत easily cure हो जाता है. It's almost cured. Stage 1 is like cure only. Stage 3 also the chances of relapse are, if treated well, the chances of relapse are very less, 10 to 20% hardly. Stage 4 definitely is bad क्योंकि कहाँ spread हुआ है तो chances of relapse will be higher. Similarly for uterine, early stage 90% of the patient will not relapse. Okay. But if it is advanced stage, stage 3 and stage 4, the chances of relapse are almost like 40-50%. Okay. And ma'am, if during the cancer period, the patient is not knowing that she is having any cancer and she becomes pregnant, so what are the chances that the baby will be having such kind of genetic thing into their body? Okay. So one, it's very rare possibility that with cancer treatment, the patient conceives on treatment. Okay. On treatment, conception is completely different. But if the patient is not knowing that she is having the cancer? So she'll have symptoms and anyway, so I think I'll reformulate your question and answer it other ways. If you want to ask about hereditary cancers, कि कितने % कैंसर बच्चों में होते हैं, मतलब फैमिली में जाते हैं, तो that's around 10%. 10% कैंसर्स हैं कि आपकी मदर या सिस्टर में है तो आपको हो सकता है, मदर में फैमिली में चल रहा है. 90% are not hereditary. But if somebody is suffering from cancer and if it is being transferred to child, because through blood और वो चीज नहीं होती है. Usually cancers are not transmitted, gynecological cancers are not transmitted like that. This will not happen. Okay. अगर cervical cancer है और incidentally उस cervix में एक possibility होती है कि cervix पे cancer आपको first you're pregnant and cervix cancer diagnose हो गया उस केस में, तो उस केस में usually prefer किया जाता है कि cesarean करके बच्चे को निकाल दिया जाता है ताकि वो उसके कांटेक्ट. Yes. Okay. ओवेरियन में भी ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि ओवरी में मास आ गया विच इज सस्पेक्टेड कैंसर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी साथ में चल रही है तो यूजुअली सेकंड ट्रिमेस्टर में उसको निकाल दिया जाता है. ओके, अंडरस्टूड. मैम आपने 2 स्क्रीनिंग की बात करी थी, मतलब 2 चीजों की, एक तो एचपीवी और पैम स्मीर की बात. तो व्हाट इज पैम स्मीर एंड ये कितना इम्पोर्टेंट हो गया है नाउडेज? So pap smear and HPV both are a way of screening for cervical cancer. Okay. So as I said कि हर किसी को HPV infection होना ही होना है. So that is why screening is recommended for everything. So मेजर मिसकंसेप्शन ये आता है कि मुझे तो कोई सिम्टम नहीं है तो मैं क्यों स्क्रीनिंग कराऊं. तो स्क्रीनिंग का मतलब ही यही है कि आपको कोई सिम्टम नहीं है,
इसीलिए आप जाके अपना टेस्ट करा रहे हो कि मुझे आगे जाके कुछ ना हो जाए. So as I said earlier, HPV infection will not cause you any symptoms. So that is why screening is important. तो स्क्रीनिंग हर फीमेल को करानी होती है फ्रॉम द एज ऑफ 21 टू अप टू द एज ऑफ 65 इयर्स. ओके. एंड इफ यू आर डूइंग अ पैप्समियर में बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, ये सर्विक्स का, बच्चेदानी के मुंह का एक ब्रश से सेल्स ले लेते हैं. तो इट इज जस्ट उसके ऊपर का पानी लेते हैं और उसको एक स्लाइड बना के उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया जाता है. इट्स नॉट पेनफुल. इट इज नॉट पेनफुल. देयर इज स्लाइट डिस्कम्फर्ट ऑफ पुटिंग द स्पेकुलम, जो अंदर इंटरनल एग्जामिनेशन के लिए होता है वो उसके लिए. उसके अलावा देयर इज नो पेन, क्योंकि इसमें आप कोई टिश्यू नहीं निकाल रहे, कुछ नहीं ले रहे, उसके ऊपर का सिर्फ पानी ले रहे हो. तो इसलिए उसमें पेन कुछ नहीं होता है. और पैप्समियर डिटेक्ट करता है, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, पहले एचपीवी इन्फेक्शन होती है, फिर प्री कैंसर स्टेज होती है और फिर कैंसर स्टेज होती है. प्री कैंसर स्टेज के भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं, CN1, 2 and 3. पैप्समियर प्री कैंसर स्टेज को डिटेक्ट करने के लिए होता है. ओके. और एचपीवी टेस्टिंग उससे एक स्टेप पहले वायरस को डिटेक्ट करता है. अंडरस्टूड. सो जो सैंपल लेने की टेक्निक है वो दोनों की सेम है. द प्रोसेस इज एब्सोल्युटली सेम. द कॉस्ट डिफरेंस इज इन द कॉस्ट. एचपीवी थोड़ा महंगा होता है, पैप्समियर सस्ता होता है. लेकिन पैप्समियर की सेंसिटिविटी एचपीवी से कम है थोड़ी, यानी उसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम है. तो अगर आप एचपीवी टेस्टिंग करा रहे हो तो आपको 1 in 5 years टेस्ट कराना है. 1 in 5 years. ओके. अगर आप पैप्समियर करा रहे हो तो आपको 1 in 3 years कराना है. ओके. सो व्हाट वी प्रेफर इज कंबाइंड, कि दोनों एचपीवी प्लस पैप हो. सैंपल क्योंकि सेम ही होना, उसमें कुछ ऐसा नहीं है. एंड पैप इज नॉट एक्सपेंसिव. तो पैप और एचपीवी, अगर आप जो रिकमेंडेशंस है नेशनल CDC गाइडलाइंस, WHO गाइडलाइंस, वो ये कहती है कि कंबाइंड टेस्टिंग होनी चाहिए. ओके. और कंबाइंड टेस्टिंग आफ्टर द एज ऑफ 30 स्टार्ट करते हैं. 30 साल से पहले हम एचपीवी टेस्ट नहीं शुरू करते हैं. Okay, so that was my question. What is the ideal age of having these two tests? हाँ, so pap smear has to be started from 21 years of age. 21 years. और HPV testing has to be started from 30 years of age. और अगर आप 30 के बाद करा रहे तो every 5 years you have to get it done up to the age of 65 अगर आपकी previous testing हो रही है. इंडिया में कई बार फीमेल्स हमारे पास 70 years पे भी आते हैं जिनकी कभी टेस्टिंग नहीं होती, तो उसमें हम 70 में भी करते हैं. ओके. लेकिन अगर पहले स्क्रीनिंग हो रखी है तो 70 पे यूजुअली कैंसर डेवलप नहीं होता, फाइंडिंग नहीं होती है, इसलिए हम उसको नहीं टेस्ट करते हैं. And ma'am, what are the chances of having these 3 cancers in child, the girls, you can say baby girls? So very little. Very little. Okay. ओवेरियन कैंसर जो है वो यंग गर्ल्स में होता है, बट दैट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर. ओवरी के जो टाइप्स होते हैं, एक जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं, वो यंग लड़कियों में होते हैं, which are usually good behaving cancers. They'll usually be diagnosed early. और उसमें आपको यूट्रस और दूसरी ओवरी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती. इवन इफ इट इज एडवांस स्टेज 3, स्टेज 4 में भी आप यूट्रस ओवरी प्रिजर्व कर सकते हैं. एंड देयर सर्वाइवल इज आल्सो वेरी गुड. दे आर कॉल्ड जर्म सेल ट्यूमर. Germ cells tumor. लेकिन जो एल्डर यूजुअली आफ्टर 40s, 40s, 50s की एज में हम ओवेरियन कैंसर नॉर्मल जो बात करते हैं वो अलग वेराइटी होती है. एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर्स होते हैं जिनका प्रोग्नोसिस पुअर है, जो यूजुअली एडवांस स्टेजेस में होते हैं. सर्विकल कैंसर बहुत ही रेयर है क्योंकि उसका एज आई सेड कि मेन कॉज 99% केसेस में एचपीवी इन्फेक्शन है. तो जब सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होगी उसके बाद एचपीवी इन्फेक्शन होगा, देन वो 10 to 15 years लगेंगे आपको वो कैंसर डेवलप होने में. सो उसके यूजुअली 2 peaks होते हैं, एक 35 to 40 years की एज में और एक 50 years की एज में जो सर्विकल कैंसर होता है. और यूट्राइन कैंसर भी यूजुअली आफ्टर मेनोपॉज ही होता है. ओके. लेस देन 5% केसेस में वो यंग एज में होगा, लेस देन 40 years की एज में. और बच्चों में तो यूट्राइन कैंसर्स आर यूजुअली नॉट रिपोर्टेड. ओके. एंड अगर मैं दूसरे इसमें बात करूँ तो मैम, how much awareness is there in the society regarding the HPV vaccination? So there is definitely a lack of awareness in our country, though government is also making every effort. The doctors are also making every effort, and there are many other NGOs and everybody people are making effort. But I think vaccination की अभी भी बहुत reluctance है हमारी country में. If you talk about Australia, you talk about US, Canada, vaccine was started in 2006. Okay. तो वो लोग तो ऑलमोस्ट, जैसे ऑस्ट्रेलिया हैज ऑलमोस्ट बिकम लाइक अ जीरो कैंसर, सर्वाइकल कैंसर इंसिडेंसेस लेस देन 4 per 1000. और अगर हम इंडिया की बात करें तो करंट रेट इज अराउंड 1,27,000 केसेस एवरी ईयर व्हिच आर बीइंग डायग्नोस्ड. क्योंकि वहाँ पे वैक्सीनेशन बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई थी. इट इज कंपल्सरी.
नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में है, सब गर्ल्स और बॉयज को वैक्सीन लगती है। Understood. बट इन आवर कंट्री बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द वैक्सीन, अभी तक वैक्सीन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं है, तो इसलिए वो फ्री नहीं मिल रही है। What is the cost tentatively? सो इट इज अराउंड 2000 इफ यू टॉक अबाउट गार्डस। इसमें एक आता है 4 के अगेंस्ट क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन एंड वन इज 9 वेलेंट व्हिच इज अगेंस्ट 9 वायरस। Okay. जो क्वाड्रीवेलेंट है वो भी ऑलमोस्ट 80% वायरसेस कवर कर रही है। 9 वेलेंट जो है वो 10% एडिशनल कवर करती है, बट क्वाड्रीवेलेंट इज वेरी गुड, दैट कैन बी टेकन। इसमें एक इंडियन ब्रांड आता है विच इज अराउंड 2000 और एक ब्रांड है जो वेस्टर्न ब्रांड है जो बहुत देर से चल रहा है, दैट इज अराउंड 4000। Understood. Okay. दैट इज पर डोज। And ma'am, having such kind of vaccines, is it safe? Yes, it is absolutely safe. That is what I was saying कि 2006 से बाकी सब all over the world ये वैक्सीन लग रही है। And we have seen, and जब वैक्सीन इंट्रोड्यूस होती है उससे पहले उस पर बहुत देर तक टेस्ट होते हैं, Trials, बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं। When it is considered safe, उसके बाद ही वो Yes. वैक्सीन इंट्रोड्यूस करी But जाती due है। to the myths and wrong information, or I can say misinformation about the vaccine, लोगों ने अपने दिमाग में बैठा लिया that it will hamper the periods of the girl. Yes, yes. Okay, does it do, ma'am? No, it does Not at all. Not at all. Not And at all. what is the correct age of injecting this Yes. vaccine? So ideally the vaccine is recommended between 10 to 15 years of 10 age. to 15 years. And Yes. after that also, It can be 10 to 15 is the ideal age. देखो सारी वैक्सीन बच्चों में लगती हैं, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। उसी तरह ये वैक्सीन भी 10 टू 15 इयर्स की एज में लगनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप वैक्सीन ले लेते हो तो आपकी इम्यूनोजेनिसिटी, आपकी एंटीबॉडीज बनाने की जो बॉडी की टेंडेंसी है विच इज मच बेटर, तो आपकी एंटीबॉडीज ज्यादा बनती हैं, तो आप उससे फाइट करने की शक्ति जो है बॉडी में ज्यादा रहती है। देन वी एंड ऑल्सो एज आई सेड कि एक बार सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई तो एचपीवी आ ही जाएगा बॉडी में, तो फिर आप ऑलरेडी इन्फेक्ट हो गए तो वैक्सीन की एफिकेसी इतनी नहीं रहेगी। सो दैट्स द आइडियल एज इज 10 टू 15। हम 26 तक कैचअप वैक्सीनेशन करते हैं, क्योंकि यूजुअली एज ऑफ मैरिज जो है अबव 26 ही रहती है, तो अप टू 26 इज कैचअप वैक्सीनेशन, बट इट कैन बी टेकन अप टू 45 years of age also. Okay, till 45 years. Yes, Very 10 to nice. 45 years of age the vaccine can be taken. Though ideal group is 10 to 15. और जितनी कम एज में आपको लोगे आपको डोजेस भी कम लगेंगी। So WHO says कि 10 to 19 years of age 1 or 2 doses are sufficient. Even 1 is okay if you have taken. लेकिन उसके ऊपर आप 2 doses लेना ही पड़ेगा। 2 to 3 in fact जो है ideal recommendation is 3 doses, 0, 2 and 6. But for countries like ours, WHO says that you can take even 2 doses. And ma'am, what are the simple symptoms which always happen after having any kind of So vaccine? there are no problem happens after this vaccination except there is injection pain. जो किसी भी इंजेक्शन से Yes. होता है, तो हम कहते हैं कि इंजेक्शन के बाद 10-15 मिनट तक बच्चे को बिठा दो ताकि Yes. थोड़ा कोई चक्कर ना आए, फेंटिंग अटैक ना हो। बट अदरवाइज जैसे नॉर्मली अगर आप डीपीटी वगैरह के इंजेक्शंस लगते हैं तो फीवर आता है, Yes. वो सब नहीं होता इससे। कुछ भी नहीं कुछ होता। नहीं होता इससे। Ma'am, there is one more myth which is very, very, very much captured in the society, that HPV vaccine will lead to infertility into a girl. So this is again absolutely wrong. Absolutely. ऐसी कोई स्टडीज ने कुछ भी ऐसा शो नहीं किया है कि एचपीवी से इनफर्टिलिटी हो जाएगी। ये बाकी जो हम वैक्सीन लेते हैं उसी की तरह सेम आप एक इनएक्टिवेटेड वायरस को बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हो जिससे एंटीबॉडीज बनेगी, और वो एंटीबॉडीज लोकल होती हैं, सर्विक्स के ऊपर काम कर रही हैं, उससे ओवरीज के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं आने वाला। जब वो ओवेरियन कैंसर से प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, ओवरीज को कोई इफेक्ट ही नहीं दे रहा, तो वो कैसे इनफर्टिलिटी? यस मैम, जब किसी को ओवरिन कैंसर होता है तो वो दोनों ओवरीज में अटैक करता है कि एक में ही अटैक करता है? सो इट यूजुअली स्टार्ट्स फ्रॉम वन ओवरी। स्टार्ट्स विद वन ओवरी? Yes. ओके। तो अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोस होगा तो फर्स्ट एक ही ओवरी में भी मिलता है, बट अगर लेट स्टेजेस में आ रहा है तो वो जब वो पूरे पेट में फैल जाता है एक ओवरी से रप्चर को, तो दूसरी ओवरी में चला जाता है। कुछ होते हैं सम टाइप सीरस कैंसर जो दोनों में साइमल्टेनियसली स्टार्ट होते हैं, बट यूजुअली फर्स्ट ओवरी से, एक ही ओवरी से स्टार्ट होते हैं। एंड मैम, व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स इफ वी टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट्स ऑफ दीज cervical cancer, ovarian or uterine, and what are the after, or you can say post recovery period of these cancers? So basically treatment of all cancers is different, and again it depends upon the stage of the cancer. Like you हर said, कैंसर की अपनी स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट रहती है। ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट है। जैसे यंग पेशेंट है
उसको बच्चा चाहिए, प्रेगनेंसी करनी है, तो वी हैव टू थिंक अबाउट दोज थिंग्स। ओके। तो हम उस हिसाब से चीज़ें वेरी करते हैं। अगर हम ओवेरियन कैंसर की बात करते हैं तो अगर वो वैसे टाइप ऑफ ट्यूमर पे भी वेरी करता है। टाइप ऑफ ट्यूमर जैसे आई सेड जर्म सेल ट्यूमर है, यंग एज में हो रहा है, तो हम यूट्रस और दूसरी ओवरी प्रिजर्व करते हैं। तो पहले सर्जरी होती है, फिर उसके बाद अगर स्टेज 1 से ज़्यादा है तो कीमो भी होती है। अगर पेशेंट की फैमिली कंप्लीट है तो हम प्रेफर करते हैं कि हम सब कुछ निकाल दें, ओके, ताकि रिकरेंस के चांसेस और कम हो जाए। वही अगर एपिथेलियल ओवेरियन एडवांस एज में हो रहा है या वो एडवांस स्प्रेड होके आ रहा है कैंसर, चाहे वो यंग एज है 35-40 में किसी को कैंसर, जो आजकल हम यूजुअली देख रहे हैं। पहले ये कैंसर्स बहुत लेट एज में आते थे, एपिथेलियल ओवेरियन 50-60s की एज रहती थी। आजकल द एज ग्रुप हैज कम डाउन, वी आर सीइंग दिस कैंसर्स एट 30, 35, 40। दिस इज वेरी लेस। एंड सेकेंडली फीमेल्स में बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड ऑफ गेटिंग लेट मैरिजेस भी हो गया है, तो वो नाउ वी आर गेटिंग दिस इश्यूज ऑफ द फैमिली इज नॉट कंप्लीट एंड कैंसर हो गया। तो अब यूट्रस और दूसरी ओवरी प्रिजर्व करनी है। तो अर्ली स्टेज में तो हम यूट्रस और दूसरी ओवरी प्रिजर्व कर लेते हैं ताकि वो अपनी फैमिली कंप्लीट कर सके। लेकिन अगर एडवांस स्टेज है तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता। यू हैव टू रिमूव एवरीथिंग, सर्जरी फॉलोड बाय कीमोथेरेपी। बट अगर टू बिगिन विद स्टेज 3 स्टेज 4 है, बहुत ज्यादा है एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू डू सर्जरी अप फ्रंट, तो उस केस में हम पहले कीमो देते हैं, फिर सर्जरी करते हैं और फिर कीमो चलती है। अंडरस्टूड। मैम, अगर जैसे आपने बोला एडवांस में हो जाता है तो वी जस्ट रिमूव द ओवरीज एज वेल, तो हम क्या उस टाइम पे एग फ्रीजिंग कर सकते हैं? इफ इट इज अ स्प्रेड कैंसर, एग फ्रीजिंग नहीं हो सकता। ओके, एग फ्रीजिंग कैन नॉट बी पॉसिबल। अगर अर्ली स्टेज है, दूसरी ओवरी नॉर्मल है and patient doesn't want to have pregnancy soon, तो उस केस में आप कर सकते हो। ओके, बट अगर ऑलरेडी ओवरी अफेक्टेड है तो आप नहीं कर सकते। वी कांट डू इट। ओके मैम, यू आर आल्सो अ रोबोटिक सर्जन। Right. तो आजकल लोगों में 2-3 चीजें बहुत मिसकंसेप्शनल हो जाती है कि दैट इफ अ डॉक्टर इज अ रोबोटिक सर्जन, तो जो सर्जरी हो रही है वो डॉक्टर नहीं कर रहा है, द रोबोट इज डूइंग द सर्जरी। Yes. सो कुड यू प्लीज लाइक टू ब्रेक Yes. दिस biggest Yes. myth in the So audience? robotic surgery is actually, the word is only misnomer. It is a robotic assisted surgery. Okay, so we have to rename this. Yes, it is anyway. It is called a robotic. It is called RAS everywhere. You will not see it like it is never called a robotic surgery. It is called a robotic assisted surgery. RAS, RAS. Yes, Okay. RAS. So it is. So robot just gives us additional magnification. Robot is advantageous and it gives us more longer hands. उसमें एक रोबोट का जो मशीन होती है वो पेशेंट के पेट के ऊपर से हम पोर्ट्स डालते हैं, जैसे कि लैप्रोस्कोपी में वो छोटे छोटे होल्स बनाए जाते हैं, पेन के साइज के 3-4 होल्स बनते हैं जिसके थ्रू रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स अंदर जाते हैं। और वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स जो अपने आप कुछ नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द सर्जन हु इज सिटिंग ऑन द कंसोल एंड सर्जन बिल्कुल साथ ही होता है। तो पहले हम लोग खुद ही जाके पोर्ट्स बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं और उसको फिक्स करते हैं। सो जो पेशेंट्स ओबीज हैं, ज़्यादा वेट है, पेट में बहुत ज़्यादा स्पेस है, या फिर जैसे हमें कैंसर सर्जरी में बहुत फाइन सर्जरी करनी होती है और बहुत डेप्थ में जाना होता है ट्यूमर रिमूवल के लिए, और हमें अंदर जाने के लिए बहुत हैंड्स चाहिए, हमारे हाथ भी नहीं पहुँच सकते और हमें मैग्निफिकेशन बहुत चाहिए होती है, तो उस केस में रोबोट हेल्प करता है। सो रोबोट इज बेसिकली गिविंग अस अ मैग्निफिकेशन। जो हम टिश्यूज देख रहे हैं बहुत ऑलमोस्ट 10 to 20 टाइम्स हायर मैग्निफिकेशन पे देखते हैं, जिससे हम छोटे छोटे ब्लड वेसल्स भी इजीली पकड़ लेते हैं। सर्जरी की फाइननेस बेटर हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती है, बट रोबोट डजंट मूव एट ऑल ऑन इट्स ओन। सारा कुछ कंट्रोल इज इन सर्जन्स हैंड एंड दैट मशीन इज मेड वेरी नाइसली। उसके कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं। See, I have to look into that camera and then I operate like this. अगर मेरा सर यहाँ से मेरी विजन से ऐसे का ऐसे हो गया तो सब कुछ फ्रीज हो जाएगा, कुछ मूव नहीं करता है। Okay, even if my hands are moving but my the forehead is not touching the machine, कि मैं विजन के अंदर कैमरा के अंदर नहीं देख पा रही हूँ, तो वो सब फ्रीज रहेगा। Everything is under control. Everything is well controlled. The machine is very good. तो ऐसा नहीं है कि अपने आप से कुछ भी मूव कर जाएगा, कुछ नहीं मूव करता है अंदर। इवन दिस मच 1 millimeter ऑफ मूवमेंट इज नॉट देयर विदाउट सर्जन्स कंट्रोल एंड इट कैन नॉट बी विदाउट द अंडर द विजन ऑफ सर्जन। दिख रहा है तभी हिलेगा, अगर मैं ऐसे भी हाथ हिला के उसकी आर्म्स मूव करती रहूंगी तो कुछ नहीं होगा।
Okay, मतलब your forehead and eyes should be. Yes, on the camera, बिल्कुल I am seeing it and then I can do it, otherwise nothing will happen. And ma'am, what is the success rate of these type of surgeries? Because पहले तो मैनुअल होता था, अब ये ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है, तो इन दोनों के बीच में हम क्या डिफरेंस So the देखेंगे? difference is he the surgeries have changed over time. पहले हम ओपन सर्जरी करते थे हाँ. हर चीज के लिए, तो ओपन में बहुत बड़ा इंसिजन, पेट पूरा खुलता है, तो उसकी वजह से पोस्ट ऑफ पेन बहुत ज्यादा होता है और ब्लीडिंग भी होती है ड्यूरिंग सर्जरी, मैनिपुलेशंस भी होती हैं, तो वो पोस्ट ऑफ रिकवरी में ना, जैसे ओवरऑल अगर मैं सिंपल यूट्रस रिमूवल की बात करूं तो एक हिस्टेक्टमी में एक पूरा पेट खुलता है तो 5 to 6 days हॉस्पिटल स्टे रहेगा पेशेंट का, फिर धीरे धीरे मूवमेंट्स आती हैं तो ऑलमोस्ट 6 weeks लग जाते हैं पेशेंट को कम्प्लीटली रिकवर होने के लिए। फिर देन केम द एरा ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज। लैप्रोस्कोपी में भी हम 4 छोटे छोटे होल्स बनाते हैं जिसके थ्रू सर्जरी करते हैं, बट द सर्जन इज स्टैंडिंग नियर द पेशेंट एंड ऑपरेटिंग। तो उसमें डेफिनेटली पेशेंट रिकवरी इज मच बेटर, क्योंकि पेट नहीं खुल रहा है, पेट नहीं खुल रहा, छोटे इंसिजन से हो रहा है, तो रिकवरी 2-3 दिन में पेशेंट एब्सोल्युटली फाइन हो जाता है। ब्लड लॉस इज मच लेसर देन ओपन सर्जरी, fineness is much better. Robotic is one step ahead. Okay. It is usually for advanced complex surgeries, I would say, कि जो simple lab से नहीं हो पा रही है उन cases के लिए है, क्योंकि आपको magnification बहुत अच्छा मिल रहा है and then it has its own technology, remote center technology, जिससे जो pain है वो patient को post op बहुत कम होता है। During surgery की fineness improve होती है तो bleeding कम होती है, complication risk कम रहता है। But to that I would like to add that robotic is not for everyone. Okay, it is not for everyone. It is not for everyone, especially when we are talking about cancers. Why? It has a very limited role. Ovarian cancer के बहुत कम cases होते हैं जिसमें आप robotic surgery कर सकते हो। Cervix में robotic या laparoscopy cannot be done. There are studies which have seen कि क्योंकि जब हम इनमें सर्जरी करते हैं ना तो पहले पेट में गैस डाली जाती है, गैस से पेट को फुलाया जाता है, उसी थ्रू आप जब पोर्ट्स डाल रहे हो तो हमें दिखेगा अंदर कि क्या हो रहा है। ओके। सो सर्वाइकल कैंसर इज वन जिसमें स्टडीज आ चुकी हैं कि ओपन सर्जरी इज बेटर, रोबोटिक या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से बीमारी फैलने का चांसेस है। ओके। तो सर्विकल कैंसर में आप नहीं कर सकते हैं neither laparoscopy nor robotic. It has to be open surgery. Okay. Ovarian में majority it will be open surgery. Majority. It is only in uterine cancer. वो भी यूट्रस का कैंसर भी स्टेज 1 या स्टेज 2 है, वो भी वी प्रेफर स्टेज 1 जिसमें स्प्रेड नहीं है। तो अगर स्टेज 1 कैंसर है एंड thankfully ovarian cancers uterine cancers usually stage 1 में diagnose हो जाते हैं। Okay. 90% of uterine cancer will come in stage 1. So stage 1 uterine cancer is one indication जहाँ पे हम रोबोटिक या लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं। Understood. It should be done actually, जिसमें वो advantageous है। एंड रिकवरी पीरियड की आप जो बात करी थी, तो अगर हमने रोबोटिक सर्जरी के थ्रू करवाया है तो टेंटेटिवली क्या रहता है रिकवरी पीरियड? रोबोटिक सर्जरी internal process is same, whatever surgery way you are getting, so internal healing will take almost the same time for all. Okay. But क्योंकि ऊपर स्टिच नहीं आ रहा है तो रोबोटिक के पेशेंट्स यूजुअली 24 hours में अप एंड अबाउट होते हैं। Okay. They are able to do their normal activities within 24 hours. Very nice, very nice. मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि बहुतों का ये सवाल होता है जो अभी भी अगर आप किसी विमेन से पूछें तो वो बोलते हैं कि कैन कैंसर स्टिल डेथ सेंटेंस फॉर एनीवन हु इज सफरिंग फ्रॉम दैट? सो दिस इज अ मिथ एंड एक्चुअली अभी भी बहुत ज्यादा है हमारी कंट्री में। लोग वर्ड को कैंसर वर्ड को बोलना ही नहीं चाहते हैं, बिल्कुल नहीं, इट्स अ टैबू और नहीं चाहते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स को। एंड वी एक्चुअली टेल आवर पेशेंट्स कि जो तो कोई फीमेल आती है 50-60 में तो बच्चे आते हैं, उनको लगता है कि मम्मी पापा को पता ना चले, मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए कि उनको कैंसर है। बट they are also educated people and all females even if they are uneducated they have that sense, they come to know कि हमें हो रहा है। माँ बाप चाहते हैं बच्चों को ना पता चले हमें कैंसर है, सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं ना बताने आपस में डिस्कस नहीं करना चाहते। वी एक्चुअली फील कि अगर वो डिस्कस करेंगे इट इज बेटर फॉर देम, ताकि क्योंकि घर में ना सबको इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है। इवन द चिल्ड्रन हु आर कमिंग टू टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स हु आर टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन, तो एक आपस में डिस्कस कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो क्योंकि हमारी कंट्री में अभी भी टैबू है और सबको ये डेथ सेंटेंस लगता है, इसलिए पीपल डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, अभी बहुत एडवांस ट्रीटमेंट्स आ चुकी हैं एंड इफ इट इज डायग्नोस्ड अर्ली स्टेज 1 में 90% ऑफ द कैंसर्स हैव वेरी गुड सर्वाइवल।
तो मतलब होप बहुत बढ़ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अब किसी को अगर कैंसर भी है तो उनको निराश नहीं होना चाहिए, दे बिल्कुल। जस्ट हैव टू एंड जस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर Yes. और वो आपको ठीक करके दे दें। Exactly. Timely treatment, reach the doctor on time, get a time and get it treated from a specialist. That is also very important. अभी भी लोगों को ये मिथ रहता है कि हम अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाके, अपने नॉर्मल फिजिशियन से जाके ट्रीट करवा लें। उसका रीजन वही है कि उनको लगता है ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो या तो वो कैंसर निकाल देंगे या वो हमारे पेशेंट को पता लग जाएगा कैंसर है। हाँ। बट अगर आप स्पेशलिस्ट के पास जाओगे नहीं तो आप रॉन्ग ट्रीटमेंट कराते रहोगे। और कैंसर में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फर्स्ट ट्रीटमेंट, फर्स्ट चांस इज द बेस्ट चांस। ओके, फर्स्ट चांस इज द बेस्ट। तो अगर आप इनिशियल ट्रीटमेंट आपकी ठीक हो रही है ना, तभी आपका आगे ठीक चलेगा। अगर पहले ही सब मिक्सअप हो गया ना, सब ठीक नहीं हुआ, तो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल फॉर अस आल्सो। मैम, कोई ऐसा आपका इतने साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, कोई भी एक ऐसा मोमेंट था जब एक ऐसा पेशेंट आया जिसमें आपको कोई होप नहीं दिख रहा था बट स्टिल दैट हैज कम आउट ऑफ अ मिरेकल? So I would say there are many like that. Oh, there are Yes, many. Okay. there are many. Especially हमारे पास जो patients आते हैं, young patients, with what we have seen these days is कि infertility की treatment लेने के लिए जा रहे होते हैं हम, और infertility में evaluation के टाइम पे उनको uterine cancer diagnose हो जाता है। So there was a time जब हम हर uterine cancer के लिए पहले surgery करके uterus निकाल देते थे। और अगर यूट्रस ही निकल गया तो we can't, yes. तो प्रेगनेंसी का चांस तो वैसे ही चला गया। एंड वो जो बेचारे इस उम्मीद के साथ जाते थे कि हमें इनफर्टिलिटी है और हम बच्चे के लिए जा रहे हैं, ट्राई करेंगे, और ऊपर से एक तो बच्चा नहीं हो रहा, ऊपर से कैंसर का डायग्नोसिस, तो उनके लिए एक बहुत पेनफुल चीज हो जाती है। बट नाउ फॉर दीज पेशेंट्स, अगर इट इज वेरी अर्ली, यूजुअली दे आर अर्ली स्टेज, तो उन केसेस में हम हार्मोनल ट्रीटमेंट देके कैंसर को रिवर्ट भी कर सकते हैं। ओके, इज इट? देयर इज अ पॉसिबिलिटी? अच्छा। एंड वी हैव हैड फ्यू केसेस हैं हमारे पास ऐसे 5-6 पेशेंट्स जो फॉलोअप पे चल रहे हैं, जिन्होंने उसके बाद 2-2 बच्चे भी किए हैं। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फैमिली वी रिमूव द यूट्रस। ओके, तो मैम जो आपने अभी ट्रीटमेंट की बात करी, तो ये सब सक्सेसफुल होता है कि किसी में कुछ दिक्कत भी आती है? So around 60 to 70% सक्सेस रेट होता है उसका, एंड कंसेप्शन रेट 40 to 50% है, पेशेंट्स कंसीव कर जाते हैं। बट यस, 20-30% केसेस में प्रोग्रेशन के चांस रहता है कि बीमारी बढ़ गई, इररिस्पेक्ट ऑफ, मतलब कम होने की बजाय। पर हम बहुत क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं उनकी, ताकि अगर जरा सा भी हमें लगता है कि पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बीमारी स्प्रेड हो रही है, थोड़ी बढ़ रही है, तो हम इमीडिएटली यूट्रस रिमूवल के लिए भेज देते हैं। Okay. And in the meantime, then again egg preservation is an option for them. हम उनको ये करवा सकते हैं कि आप क्योंकि वो इनफर्टिलिटी के लिए गए थे तो सरोगेसी की ऑप्शन दे देते हैं, अगर हमें लग रहा है कि सर्जरी पॉसिबल नहीं है, बट उन केसेस में वी कैन डू। ओके, एंड मैम अगर किसी ने पूरा अपना ट्रीटमेंट करवा लिया, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी स्मूथली, तो उनके क्या चांसेस होते हैं और रेट ऑफ सक्सेस फॉर दी कंसीविंग? So that's what 40 to 50% chances. That is also the okay. Yes, they do conceive. Depends again on cancer. अगर जैसे ovarian cancer early stage था, उसके लिए सर्जरी हुई है, तो उसमें तो the chances are same like any normal female, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। Uterine cancer with cancer itself in situ, जिसको आपने रिवर्ट बैक किया है, उसमें 40-50% चांसेस रहते हैं। सर्विकल कैंसर में चांसेस नहीं रहते हैं, क्योंकि द ट्रीटमेंट विल बी, या तो आपका यूट्रस रिमूव होगा, अगर आपकी रेडिएशन हो रही है, स्टेज 2 स्टेज 3 में रेडिएशन होती है, रेडिएशन में भी लाइनिंग बिल्कुल फायर हो जाती है, आप कंसीव नहीं कर सकते। बट सर्विक्स में आप एग प्रिजर्व कर सकते हो, बिकॉज यूजुअली सर्वाइकल कैंसर ओवरीज में जाता नहीं। बिल्कुल। तो उस केस में आप एग प्रिजर्वेशन, एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन करके आपके लिए सरोगेसी विल रिमेन एन ऑप्शन। So that is always there. My last question is मैम कि आपने कीमोथेरेपी के बारे में 2-3 बार बोला, तो ये कीमोथेरेपी जब किसी विमेन को चढ़ाते हैं तो वो उनके बॉडी में इनफर्टिलिटी भी रेज करता है? So I will not say infertility as such, but yes, the जो एग बनाने की बॉडी की क्षमता है वो थोड़ी कम होती है। ओके। So during chemotherapy and for some time after chemotherapy, based on what chemo it is given, 6 months to 2 years का टाइम हम देखते हैं कि जब उनको कहते हैं कि आप कंसीव मत करो, ताकि एग की क्वालिटी भी अफेक्ट होती है कीमोथेरेपी से। लेकिन एक बार वो वॉश आउट पीरियड हो जाता है, कीमो खत्म हो जाती है, तो बॉडी की एग बनाने की पीरियड्स यूजुअली वापस आ जाते हैं। ड्यूरिंग कीमोथेरेपी पेशेंट्स को पीरियड्स बंद हो जाएंगे, क्योंकि ओवरीज काम करना बंद कर देती है, वो सप्रेस कर देता है सारा कुछ।
And after you have finished your chemotherapy and washout period is over, you can conceive. तो उसमें कीमो का इफेक्ट बच्चे पे नहीं आता है. ओके मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहूंगी कि आप या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, मिथ हो तो प्लीज बर्स्ट करिएगा, और वन लाइनर हो तो बताइएगा. सो डॉक्टर, विच इज मोर डेंजरस टुडे, कैंसर इटसेल्फ और गूगल सेल्फ डायग्नोसिस? I think Google self-diagnosis. Most women who get gynecologic cancers never thought they were at risk. अगर वो लोग सोचते तो कौन सी women होती है, like they are the household one or the working one? Every woman is at risk. Every woman at Yes, risk. you Okay. have to be aware of your symptoms and you have to reach the doctor timely. So don't think कि मुझे कैंसर नहीं हो सकता, हर किसी को हो सकता है. Okay. What is one symptom women normalize for years that should never be normalized? I think most it is irregular bleeding or postmenopausal bleeding. Usually जब menopause के around bleeding होती है तो सबको लगता है ये normal है. Menopause की bleeding है, hormonal changes है. So bleeding is something, irregular bleeding, it's a sign. You must reach the doctor. Okay. And if you could ban one piece of women's health advice that society keeps giving, what would it be? So my advice is be aware of your symptoms. Get your screening done regularly. Don't listen to others. Don't Google. You know your body the best. Okay. और अगर कुछ ऐसा चल रहा है सोसाइटी में जिसको आप बैन करना चाहती हैं तो? I think Google advice should be banned. Okay, Google advice only. वो होनी ही नहीं चाहिए. सेल्फ डायग्नोसिस, गूगल एडवाइस. पहले नेबर से लोग एडवाइस लेते थे, हाँ. आजकल गूगल से लेते हैं और इमीडिएटली सब चैट जीपीटी AI खोलते हैं और अपना Yes. डायग्नोसिस बना के they start self treating. So we should ban this self-treatment. Okay. What is the biggest mistake nowadays working women, if I say especially working women, make regarding their reproductive health? Ignore themselves. Okay, ignoring themselves. Yes. Okay. They are too busy because even if it is a working woman, she has to take care of the household also. So in fact, they are burdened now more. So they will keep their health as the last priority. So they need to realize that they are the most important people. Okay. At least for themselves. Cancer always gives clear warning signs before becoming serious. Is it true or? True. True. Okay. Fear of diagnosis kills more opportunities than cancer itself. True. Okay. What is one health checkup every woman keeps postponing but absolutely shouldn't? Pap smear. Okay. वो postpone करते रहते कोई but भी नहीं कराता है. हाँ, In fact, WHO says कि जो मैंने आपको पहले बोला कि once in 3 years PAP या once in 5 years PAP करा लो, 21 to 65. WHO says कि अगर आपने जिंदगी में एक बार भी पैप स्मीयर कराया from 35 to 45 years of age, you can protect yourself. But Okay. that even one pap smear is not done. बहुत अवेयरनेस की जरूरत है अभी हमें. हमारी कंट्री में स्क्रीनिंग रेट इज 3%. Only 3%. Only 3%. Only 3% of the females get pap smear done. So main reason of getting such kind of cancer thing in the very vast region is screening only. Lack of awareness and lack of screening. Understood. And what is the one myth that has actually put lives at risk? That cancer is a deadly disease. People don't want to utter that word, don't want to reach, and they themselves declare it is a death sentence. Cancer हो गया तो death sentence है, तो हमें जाना ही नहीं है, हमें ट्रीटमेंट करानी ही नहीं है. करानी ही नहीं है. And what is something every girl should know before turning 25? I think every girl should be aware that she has been vaccinated for HPV. She should be aware of the symptoms. She should know her family history. Family history is very important. Yes, she should know her family history, because if there is anything in your family, the chances are around 10%. But if you can avoid that cancer in you because of being aware, then why not? And if someone in the family has breast cancer, what is the rate of genetic in this? So even in breast, the rate is around 10%. But the cancer for breast cancer that occurs around 10 years prior to what happened in your index member of the family. Suppose the mother had at the age of 50, the daughter will be at risk from the age of 40 years. Okay, okay. So it usually occurs 10 years earlier. Okay. So that's why the screening is to be started early. Early, okay. Thank you so much, ma'am, for telling us all the real things and the most important things about the cancers, because सब लोग हर चीज की बातें करते हैं,
आप हर जगह देख सकती हैं आईवीएफ की बातें हो रही हैं, एग फ्रीजिंग की बात हो रही है, व्हाट इज द विमेन हाइजीन एंड ऑल, बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट कैंसर। लाइक यू सेड कि लोगों को अटर करने में ही दिक्कत होती है। सो दिस पॉडकास्ट वी हैव स्पेशली मेड फॉर द अवेयरनेस ऑफ कैंसर्स, ताकि अभी से भी अगर जाके वो स्क्रीनिंग करवाएं तो आगे उनको कभी भी कैंसर होने के चांसेस ना के बराबर होंगे और डॉक्टर पहले ही इसको डायग्नोस कर लेगा। Exactly. WHO has said this कि अगर 2030 तक हम 90% ऑफ अपनी गर्ल्स को 9 to 15 ईयर्स को वैक्सीनेट कर लेंगे एंड 70% ऑफ फीमेल्स को हम स्क्रीन कर लेंगे एंड वी आर एबल टू अप्रोप्रिएटली ट्रीट प्री कैंसरस 90% ऑफ द फीमेल्स, तो हम नेक्स्ट सेंचुरी तक सर्वाइकल कैंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने पोलियो को एलिमिनेट किया, स्मॉल पॉक्स को एलिमिनेट किया, हम सर्वाइकल कैंसर को भी एलिमिनेट कर सकते हैं जस्ट बाय स्क्रीनिंग एंड वैक्सीनेशन। Understood. Thank you so much, ma'am, for telling all the things about the thing. And we are looking forward कि ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियां वैक्सीनेटेड हो और विमेन भी, ताकि ये जो कैंसर्स आ रहे हैं ये डेडली ना हो, बस जस्ट लाइक अ कफ होके भी निकल जाए, ऐसा हो। थैंक यू सो मच, मैम।